गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम शुरू करते हैं नया चैप्टर पद्य अध्याय 6 यह दंतुरित मुस्कान तथा फसल। ये नागार्जुन की कविताएं हैं और देखिए आइए जानते हैं थोड़ा सा नागार्जुन का परिचय। नागार्जुन प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कवि थे। उनका वास्तविक नाम जो था वो वैद्यनाथ था और वैद्यनाथ मिश्र उनका नाम था वास्तविक, और लेकिन वो नागार्जुन नाम से लिखते थे। साहित्य के क्षेत्र में वो नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका वर्ष 1991 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में उनका जन्म हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। नागार्जुन घुमक्कड़ और फक्कड़ स्वभाव के कारण प्रसिद्ध थे। नागार्जुन ने हिंदी और मैथिली भाषा में लेखन कार्य किया। युगधारा, सतरंगे पाँखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस आदि नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं हैं। बलछनामा, रतिनाथ की चाची, जमनिया का बाबा, उग्रतारा उनके प्रमुख उपन्यास हैं। मैथिली भाषा में काव्य रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ। नागार्जुन की भाषा सरल, सहज व प्रभावमयी है। उनकी भाषा में तत्सम शब्दावली के साथ साथ देसी विदेशी शब्द तथा मुहावरों का प्रयोग भी हुआ और उनका देहांत वर्ष 1998 में हुआ था। तो थोड़ा पाठ की रूपरेखा जान लेते हैं उन्होंने क्या लिखा है। यह दंतुरित मुस्कान कविता के अंतर्गत कवि ने छोटे बालक की मुस्कान का उसमें वर्णन किया है। बालक की मुस्कान को अमूल्य माना है। बालक की मनोहारी मुस्कान को देखकर उदासीन व्यक्ति के जीवन में भी रस भर जाता है। साथ ही कवि ने बाल्य स्वभाव की भी अभिव्यक्ति कविता में की है। बच्चे की कोमल दंतुरित मुस्कान कठोर से कठोर हृदय को भी क्या कर देती है, पिघला देती है। तो आइए देखते हैं कविता। यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब देखिए कितना सुंदर यहाँ पर बच्चे की मुस्कान का वर्णन कवि नागार्जुन ने किया है। कवि को बच्चे के नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान, जीवन का संदेश उसमें दिखाई देता है। उसकी मुस्कान में उसको जीवन का जो है संदेश दिखाई देता है। इसलिए वह कहता है कि हे बालक, तुम्हारे नए नए निकले हुए जो दांत हैं वह कैसे हैं? दांतों की जो मनमोहक मुस्कान है मरे हुए व्यक्तियों में भी प्राणों का संचार कर देती है। मरे हुए व्यक्ति में भी, अर्थात जो जीवन से निराश हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति में आशा की किरण वो ले आते हैं। अर्थात इस मुस्कान को देखकर जिंदगी भर से निराश और उदासीन लोगों के हृदय भी प्रसन्नता से ये होते हैं, वो खिल उठते हैं। कवि कहता है कि धूल से सने हुए तुम्हारे इस शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि कहता है तुम्हारे धूल से सने हुए इस शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कमल का सुंदर फूल जो है वह तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया है। तुम्हें छूकर जो पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा, देखो पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल। अब यहाँ शेफालिका के फूल और पत्थर की बात कही है। देखो कि जो कठोर पत्थर है, पत्थर के समान अपनी कठोरता को छोड़कर वह व्यक्ति भी विनम्र बन गया है जो पत्थर के समान कठोर है। पत्थर दिल वाले व्यक्ति ने जब तुम्हारा स्पर्श किया होगा तो उसकी कठोरता, उसका पत्थरपन जो है वह क्या है, उसको उसने छोड़ दिया होगा और वह विनम्र बन गया होगा। तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झरने लगे होंगे। अब यहाँ बांस और बबूल क्यों कहा गया है? बांस और बबूल जो पुष्प रहित होते हैं और जो कठोरता के लिए जाने जाते हैं, अपनी हार्डनेस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो उसने कहा है कि कवि कह रहा है कि तुम्हारा अगर स्पर्श बांस और बबूल
के वृक्ष पाले, तो उसमें से भी सफालिका के जो फूल होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं, वो स्पर्श पाकर ही वो गिर जाते हैं। तो अर्थात तुम्हारे स्पर्श से कठोर हृदय वाला भी सहृदय बन गया होगा। ठीक है, यहाँ कवि ने बाल्यावस्था का भी बहुत ही सुंदर यहाँ पर चित्रण किया है। बाल्यावस्था की कोमलता का, बच्चे की कोमलता का के साथ जीवन के बहुत सारे संघर्षों को उसने जोड़ा है, प्रकृति को भी उसने जोड़ा है। तो कवि ने यहाँ प्रकृति, संघर्ष, जीवन और बाल्यावस्था, इन सब का तालमेल किया है। इन सबको एक दूसरे के से इनकी क्या की है, तुलना की है, और तुलना करते हुए साम्यता भी की है। ठीक है, अगला देखिए, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनुमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख न मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अब कवि को बच्चे की मुस्कान मनमोहक लगती है। ठीक है, कवि को जो है बच्चे की मुस्कान कैसे लगती है, मनमोहक लगती है। और जब बच्चा पहली बार किसी अजनबी को देखता है तो वह क्या करता है, उसे घूरता है। तो ऐसा ही उस बच्चे ने भी किया होगा। तो इस कारण कवि बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, इसी कारण लगातार बिना पल के झपकाए अजनबियों की तरह तुम मुझे देखे जा रहे हो। कवि बच्चे से कहता है कि इस प्रकार लगातार देखते रहने से तुम थक गए होगे, इसलिए मैं तुम्हारी ओर से अपनी आंखें हटा लेता हूँ। यदि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, यदि तुम्हारी माँ तुम्हारा परिचय मुझसे न कराती, यदि आज तुम्हारी माँ और तुम्हें मेरे बीच माध्यम का काम न करती, तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच माध्यम का काम न करती, तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं और मैं तुम्हारे इस नए निकले दांतों वाली मुस्कान को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, अगला देखिए, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब कवि क्या कह रहा है, देखो, कवि बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कहता है कि तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला है, मैं तो सदैव बाहर ही रहा। अब जो कवि है वह बच्चे का पिता भी हो सकता है, परिचित भी हो सकता है, और इसमें कवि ने लाक्षणिक या व्यंजना थोड़ा सा यहाँ पर डाला है कि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर कहता है कि तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला, मैं तो सदैव बाहर ही रहा, तुम्हारे लिए मैं अपरिचित ही रहा, मैं एक अतिथि हूँ, हे प्रिय। अब वो कभी कभी आता है तो कभी कभी आने वाला अतिथि ही है, तो उसने अपने आप को अतिथि कहा है। हे प्रिय, मुझे तुम्हारी आत्मीयता कैसे हो सकती है, अर्थात मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ की उंगलियों में ही आत्मीयता है। अब वह अपनी आत्मीयता की बात कर रहा है, वह कह रहा है कि मैं तो हमेशा बाहर ही रहा, तुमसे मेरा परिचय नहीं हो पाया, तुमसे मेरा आत्मीय परिचय भी नहीं हो पाया। तो इस तरह की बात करने वाला कौन हो सकता है, इस तरह की बात करने वाला एक पिता के तौर पर ही कवि ने हो सकता है इस कविता को लिखा हो। और अधिकतर कवि और लेखक अपनी आत्मकथाएं या अपनी आत्म परिचय ही कविताओं के जरिए लिखते हैं या कविताओं के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो कवि भी यहाँ पर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो अर्थात वो कह रहा है कि मेरा तुमसे संपर्क नहीं रहा, तुम्हारे लिए
तुम्हारी माँ की उंगलियों में ही आत्मीयता है। जिन्होंने तुम्हें पंचामृत पिलाया, इसलिए तुम उनका हाथ पकड़कर मुझे तिरछी नज़रों से देख रहे हो। जब तुम्हारी नज़रें मेरी नज़रों से मिल जाती हैं, तब तुम मुस्कुरा देते हो। उस समय तुम्हारे नए नए निकले दांतों वाली मधुर मुस्कान मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। तो यहाँ पर यह दंतुरित मुस्कान जो कविता है छोटी सी, वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आगे आपकी जो कविता होगी वह होगी फसल।